हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन को देखते हैं। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, इसको हम जनरल रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। इसके अलावा रिकॉम्बिनेशन दूसरे प्रकार का भी होता है जिसका नाम है साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। वो हमें कुछ वायरसेस में देखने को मिलेगा, जहाँ पर वायरस एक बैक्टीरिया के डीएनए में इंटीग्रेट होता है, या फिर यूकैरियोट्स में भी साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन का काफ़ी एग्जांपल देखे जा सकते हैं जहाँ पर डीएनए इंटीग्रेट्स होते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन क्या होता है वो देखते हैं। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रिकॉम्बिनेशन का एक वर्जन होता है जो यूकैरियोट्स में क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस जो होती है, हमने पढ़ा है बचपन से ही। तो उसमें क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोसेस होती है जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए में एक्सचेंज होता है और कुछ वेरिएशन आते हैं डीएनए में। तो जैसा कि हमें पता है, इवोल्यूशन जब भी होता है, इवोल्यूशन में वेरिएशन का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। तो वेरिएशन किसकी वजह से आते हैं? क्रॉसिंग ओवर की वजह से, म्यूटेशंस की वजह से। तो क्रॉसिंग ओवर जो है, जो हो रही है, वो इस होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस के कारण ही संभव हो पाती है। इसके अलावा बैक्टीरियल जीनोम में कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोसेस होती है वो भी होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के द्वारा ही संभव हो पाती है। कॉन्जुगेशन में जहाँ पर बैक्टीरिया आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं। ट्रांसडक्शन जब होता है जब कोई वायरस बैक्टीरिया में इंटीग्रेट होता है। ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है जब हम कोई डीएनए का जो एक पैच है वो डीएनए में, बाहरी डीएनए होता है ये, और ये क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर इंटीग्रेट होता है, तो उस प्रोसेस को अपन ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये बैक्टीरिया में तीनों तरह की जो प्रोसेस है ये होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के द्वारा ही संभव हो पाती है। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में सिंपल जो चीज़ होती है वो होता है कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ डीएनए सीक्वेंस। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि एक दूसरे में, मतलब डीएनए का जो डीएनए सीक्वेंसेस है, दो डीएनए सीक्वेंस होते हैं और इनका आपस में एक दूसरे में डीएनए का एक्सचेंज, कि भाई इस डीएनए का कुछ पार्ट इस डीएनए में चला गया और इस डीएनए का कुछ पार्ट इस डीएनए में है। तो इस प्रोसेस को जहाँ पर दोनों में समान रूप से एक्सचेंज होता है, इसको ही हम क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल एक्सचेंज बोलेंगे। तो सिंपल यहाँ पर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है? डीएनए का रेसिप्रोकल एक्सचेंज होता है। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मियोसिस में जो क्रॉसिंग ओवर होती है, तो इस डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर दो क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम दोनों में अलग अलग जीन्स हैं, ठीक है। और ये जो जीन्स हैं, ये जो क्रोमोसोम है, ये आपस में कैसे क्रोमोसोम है? होमोलोगस क्रोमोसोम। हमें पता है कि हर क्रोमोसोम की दो कॉपी हमारे सेल में पाई जाती है क्योंकि हम डिप्लॉयड हैं। तो वहाँ पर जीन्स जो है वो भी दोनों क्रोमोसोम पे समान ही होंगे, हालांकि दोनों में क्या होगा? अंतर होगा। यहाँ पर हम दो क्रोमोसोम देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक में तो कैपिटल ए जीन और कैपिटल बी जीन है, ठीक है, और दूसरे में स्मॉल ए और स्मॉल बी जीन है। तो यहाँ पर दोनों जीन तो सेम है, लेकिन जीन जो है दोनों में अलग अलग है, थोड़ा वेरिएशन है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? एलिल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दो एलिल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, और इन एलिल्स के बीच में यहाँ पर क्या होता है? डीएनए का एक्सचेंज होता है। यहाँ पर देखेंगे दोनों में एक्सचेंज हो गया, और यहाँ पर हमें कुछ डीएनए के बाद यहाँ पर एक्सचेंज हो जाने के बाद में
एक मिक्सचर ऑफ जीन, यहाँ पर एक नया जीन बन जाएगा। और ये जो वेरिएशन जो डीएनए में आते हैं वो इसके कारण ही आते हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रैंड का जीन जो है वो तो सेम रहेगा, जबकि दूसरे स्ट्रैंड पे जो जीन मौजूद था उसमें एक दूसरा डीएनए का भी कुछ पार्ट आ जाता है। तो उसके वजह से जीन जो है ये इसका सीक्वेंस में बदलाव हो जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर वेरिएशन हो जाते हैं। तो ये जो वेरिएशन होते हैं यही हमारे इवोल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। वेरिएशन जो है ये अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि नेचुरल सिलेक्शन उसका होता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ये जो दो क्रोमोसोम है ये आपस में कैसे क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम है और इनमें दो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो यहाँ पर जो यूकैरियोट्स में जो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होता है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है। ठीक है, तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन जो होगा वो किस में होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में। ये जो क्रोमेटिड है एक ही क्रोमोसोम के दोनों तो आपस में सिस्टर हो गए, जबकि दोनों क्रोमोसोम अलग अलग है वो एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, नॉन सिस्टर। तो कुल मिलाकर दो अलग अलग क्रोमोसोम के स्ट्रैंड्स के बीच में क्या होगा, एक्सचेंज होगा। कुल मिलाकर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में एक्सचेंज होता है, तब जाकर क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है और वेरिएशन होते हैं। थोड़ा मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर हम बात करें तो इस डायग्राम से हम देख सकते हैं। तो ये क्या है, मॉलिक्यूलर प्रोसेस ऑफ होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर प्रोसेस क्या होती है कि सबसे पहले जो दो हमारे पास जो ये दो क्रोमोसोम है, ठीक है, तो जो ये दो क्रोमोसोम है इनमें किसी एक क्रोमोसोम में या फिर दोनों में डिपेंड करता है। जब एक क्रोमोसोम में सॉरी एक स्ट्रैंड में कट लगे तो सिंगल स्ट्रैंडेड मॉडल हो जाता है, और अगर दोनों स्ट्रैंड में कट लग जाता है तो डबल स्ट्रैंडेड मॉडल हो जाता है। तो यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड मॉडल यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। तो जैसे ही मान लो किसी में एक क्रोमोसोम में यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड कट लगेगा, ये जो कट है यहाँ पर ये कुछ एंजाइम्स की वजह से लगता है। तो क्रॉसिंग ओवर में जब यूकैरियोट्स में जो वहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड कट लगता है वो एक प्रोटीन होती है SPO11, उसकी वजह से वो कट लगता है। ठीक है, बैक्टीरिया में ये जो कट है ये ऑटोमेटिक लगता है या फिर एक प्रोटीन भी है जो रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो कुल मिलाकर सबसे पहले क्या होता है, एक डबल स्ट्रैंडेड कट लगता है, उसके बाद में एक एंजाइम आता है जिसका नाम है रैक BCD एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये एक प्रकार का 3 प्रोटीन से मिलकर बना हुआ एक एंजाइम होता है जिनमें कि एक्सोन्यूक्लियस और हेलिकेज एक्टिविटी इनके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इनका काम कैसे होता है वो आगे देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड कट लगा तो यहाँ पर रैक BCD एंजाइम के द्वारा प्रोसेसिंग करी जाती है। सबसे पहले प्रोसेसिंग क्या करती जाती है कि वो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार की स्ट्रक्चर क्रिएट करी जाएगी जहाँ पर एक सिरा तो छोटा होगा और एक 3' OH वाला सिरा जो है ये बाहर निकला रहेगा। इस प्रकार की जो संरचना है ये प्रोसेस करी जाती है किसके द्वारा, रैक BCD एंजाइम के द्वारा। अगर ये दोनों स्ट्रैंड बराबर रहेंगे तो स्ट्रैंड इन्वेजन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो रैक BCD एंजाइम क्या करता है कि इस तरह की एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा जहाँ पर एक स्ट्रैंड तो बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग बोली जाती है। तो ये जो प्रोसेसिंग है ये रैक BCD एंजाइम कॉम्प्लेक्स के द्वारा की जाती है।
ठीक है, तो जब इस प्रकार की स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट हो जाती है तो यहाँ पर ये इधर दिखाया नहीं गया है, वरना दूसरी साइड में भी इसी प्रकार की स्ट्रक्चर होगी। ये यहाँ पर एक तरफ तो ये लंबा रहेगा और ये कौन सा रहेगा 3 प्राइम और ये क्या रहेगा 5 प्राइम। ठीक है, तो ये भी रैग बीसीडी एंजाइम के द्वारा करी जाएगी। अच्छा, मैं जो यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो एग्जाम्पल है ये यूकैरियोट्स का नहीं है, ये प्रोकैरियोट्स का है। तो ये जो रैक बीसीडी एंजाइम कॉम्प्लेक्स वगैरह है ये प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। प्रोसेस सेम है यूकैरियोट्स में भी और प्रोकैरियोट्स में भी। एग्जाम्पल यहाँ पर जो दिया जा रहा है वो प्रोकैरियोट्स का दिया जा रहा है। एंजाइम्स जितने भी यहाँ पर यूज होंगे वो प्रोकैरियोट्स के यूज होंगे। यूकैरियोट्स के जो एंजाइम है उनका नाम भी थोड़ा अलग हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान देने लायक बात है कि जो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं ये प्रोकैरियोट्स में ही पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले रैक पीसीडी एंजाइम ने क्या कर दिया, प्रोसेसिंग कर दी। अब उसके बाद में स्ट्रैंड इन्वेजन की प्रोसेस होगी जो कि करी जाएगी दूसरी प्रोटीन के द्वारा जिसका नाम है रैक ए प्रोटीन। रैक का मतलब यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन से आ रही सी रिकॉम्बिनेशन, तो रिकॉम्बिनेशन को यहाँ पर शॉर्ट में कर दिया गया है। ठीक है, तो जैसे ही स्ट्रैंड इन्वेजन होता है तो यहाँ पर देख सकते हैं एक इस तरह की काई संरचना बनती है। ये काई जहाँ पर ये डीएनए एक दूसरे को एक डीएनए का एक स्ट्रैंड दूसरे डीएनए में जा रहा है। तो इस तरह की जो संरचना होती है इसको क्या हॉलीडे जंक्शन नाम दिया। ये एक साइंटिस्ट थे हॉलीडे, ठीक है, उन्होंने ये नाम दिया था। तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनना है, इसको ही हम हॉलीडे जंक्शन कहते हैं और यही हमारा हॉलीडे मॉडल होता है। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है हॉलीडे मॉडल तो यहाँ तक की प्रोसेस को आप इसमें लिख सकते हो। तो हॉलीडे जो मॉडल है ये हॉलीडे रॉबिन के द्वारा 1964 में ये प्रोसेस इसके बारे में स्कीम के बारे में उन्होंने बताया था। इस हॉलीडे मॉडल को हम हेटेरोडुप्लेक्स मॉडल भी बोलते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, हेटेरोडुप्लेक्स मॉडल। कुल मिलाकर यहाँ पर हेटेरोडुप्लेक्स बनते हैं इसलिए इसका नाम क्या है हेटेरोडुप्लेक्स मॉडल। हेटेरोडुप्लेक्स क्या होते हैं यहाँ पर, जहाँ पर एक ही डीएनए में दो तरह के एक ही डुप्लेक्स के अंदर दो तरह के स्ट्रैंड यहाँ पर बनते हैं। देखो आप देख सकते हैं ये जो ऊपर वाला है डीएनए है एक और एक ये नीचे वाला है। दोनों में क्या है, ऊपर वाला का कुछ पार्ट इसमें आ गया नीचे और नीचे वाले का कुछ पार्ट ऊपर वाले डीएनए में चला गया। तो दोनों जो डीएनए हैं वो कैसे बन गए, हेटेरोडुप्लेक्स बन गए। दोनों में दोनों स्ट्रैंड अलग अलग सीक्वेंस के हैं इसलिए यहाँ पर क्या बन गए ये हेटेरोडुप्लेक्स। तो इसलिए इस मॉडल को हम क्या बोलते हैं हेटेरोडुप्लेक्स मॉडल बोलते हैं। तो कुल मिलाकर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में भी क्या बनते हैं हेटेरोडुप्लेक्स बनते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन क्या करेगा, इट मेक्स हेटेरोडुप्लेक्स। ठीक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं हॉलीडे मॉडल। ठीक है, तो यहाँ तक की बात हो गई, हॉलीडे मॉडल हमारा बन चुका है। और जैसे ही अब ये स्ट्रैंड आ जाएंगे तो यहाँ पर जो स्ट्रैंड है इनके जो ब्रेक लगे थे इनका वापस से लाइगेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से लाइगेशन होके और वापस से आप देख सकते हो ये इस तरह की संरचना हमारे सामने बन जाएगी। यहाँ पर ऊपर वाले का एक स्ट्रैंड नीचे वाले से कनेक्ट हो चुका है और नीचे वाले का एक स्ट्रैंड ऊपर वाले के से क्या हो चुका है कनेक्ट हो चुका है। तो इसके बाद यहाँ पर क्या होगा लाइगेशन। ठीक है, और लाइगेशन के बाद में क्या प्रोसेस होती है, ब्रांच माइग्रेशन की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर अभी लाइगेशन हो चुका है। अब आगे क्या होगा,
मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे आगे क्या होगा, ब्रांच माइग्रेशन। ब्रांच माइग्रेशन, ठीक है। तो ब्रांच माइग्रेशन जो है ये अलग तरीके किसी प्रोटीन्स के द्वारा की जाती है। ब्रांच माइग्रेशन में क्या होगा कि इस तरह से डीएनए, ये जो हॉलिडे है जंक्शन, इस हॉलिडे जंक्शन की मूवमेंट करवाई जाती है। तो जितना ज़्यादा ये मूवमेंट करेगा उतना ही एक स्ट्रैंड का कुछ पार्ट दूसरे स्ट्रैंड में क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ब्रांच माइग्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा डीएनए का क्या होगा, एक्सचेंज हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में क्या होगा, यहाँ पर ये जो प्रोसेस हो रही है ब्रांच माइग्रेशन हो रही है, अब यहाँ पर क्या होगा, रिसोल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ पर कट लगा के और डीएनए को अलग अलग कर दिया जाएगा। ये जो रेजोल्यूशन होता है, रिसोल्यूशन, ये दो प्रकार से किया जा सकता है। जहाँ पर एक ही डीएनए में कट लगेगा, और यहाँ दूसरा है जहाँ पर दोनों प्रकार के डीएनए में कट लगता है, ठीक है। तो दोनों प्रकार के कट से हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट्स अब हमारे पास आते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ये जो हॉलीडे था, इसको अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इसको 180 डिग्री पे क्या किया गया है, घुमाया गया है। तो जब ऐसे घुमाएंगे हम तो इस प्रकार से डीएनए अरेंज हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो, ये इस प्रकार से डीएनए अरेंज हो जाएगा। और अब हमें साफ लग रहा है कि कौन से डीएनए का कितना पार्ट यहाँ पर क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है। अब बात आती है कट लगाने की। तो अगर दो तरह की साइट है, एक तो साइट 1 और एक साइट 2। एक में तो ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कट लग रहा है और एक में हॉरिजॉन्टल। तो ये कौन सा कट हो गया, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल कट, और ये है कौन सा, वर्टिकल कट। तो जब वर्टिकल कट लगता है तो यहाँ पर एक ही डीएनए में दोबारा कट लगता है। मतलब पहले जो कट लगा था ऊपर फर्स्ट में जब डबल स्टैंडर्ड ब्रेक हुआ था, तो दूसरा कट भी वहीं उसी डीएनए में यहाँ पर लग रहा है। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल मॉडल है, इसमें जो दूसरा कट है वो दूसरे डीएनए में लगता है। तो इससे क्या फायदा है, देखो, जब एक ही डीएनए में कट लगता है तो इस तरह के हमारे पास स्प्लाइस और क्रोड, इसको हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे वाला जो डीएनए था, यहाँ पर इस डायग्राम से देखो आप कि यहाँ पर देखो, ये नीचे जो ज़्यादा ब्लू कलर का था ये, और ऊपर जो लाइट कलर का था पूरा डीएनए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर लाइट कलर के बाद पीछे का सारा पार्ट ब्लू वाला है और नीचे। तो कुल मिला के दूसरा कट लगने से नीचे का सारा डीएनए बाकी का रिमेनिंग ऊपर चला गया, ऊपर का नीचे आ गया। तो इस तरह का जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम स्प्लाइस प्रोडक्ट बोलेंगे। और दूसरा होता है कि बस डीएनए का एक स्ट्रैंड का कुछ ही पार्ट दूसरे डीएनए में जाए। तो ये जब होता है जब दोनों दूसरा तरह का कट लगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ पार्ट ही जैसे इसमें ब्लू कलर का जो है वो नीचे से ऊपर चला गया और ऊपर वाले का इसमें आ गया। तो दो तरह के कट हैं यहाँ पर लग सकते हैं। ये जो कट है और ब्रांच माइग्रेशन जो प्रोसेस है, ये एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है RUV, रू प्रोटीन। रू प्रोटीन तीन होती है, A, B और C। रू A एंड B, ये तो दोनों क्या करवाते हैं, माइग्रेशन, ब्रांच माइग्रेशन करवाते हैं। और यहाँ पर ये जो कट है हॉरिजॉन्टल, और ये कौन से प्रोटीन के द्वारा करवाए जाएंगे, ये RUVC प्रोटीन के द्वारा ये कट लगाए जाते हैं, जिससे कि हमारे पास ये जो प्रोडक्ट हैं ये यहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो ये जो डीएनए क्लीवेज यहाँ पर लिखा हुआ है कौन से प्रोटीन के द्वारा कराया जाएगा,
RUBC, RUC प्रोटीन के द्वारा। ठीक है, तो ये प्रोसेस मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में बताई है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अब दूसरे वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ